स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एमसीक्यू आज के इस सीरीज का। तो पहला एमसीक्यू इसके सामने जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो ये है कि जिन बालकों की बुद्धि डैश है उन्हें मानसिक न्यूनता से ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको यह बताना है 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है, बुद्धि मानसिक न्यूनता से ग्रसित जो प्रॉब्लम होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इनमें प्रश्न आते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप अपने दिमाग में सोच भी लीजिएगा, रिपीटेशन में प्रैक्टिस भी कीजिएगा बाद में जब जरूरत पड़े आपको, और चेक कीजिए इनको। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू, बिकॉज 70 से कम जिनकी होती है वो मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में आते हैं, मेंटली रिटार्टेड जैसे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, स्वभाव और पालन पोषण संबंधित है। तो स्वभाव और पालन पोषण आखिर किस चीज से संबंधित है, यह हमें बताना है, किससे सबसे ज्यादा रिलेट करता है। तो पहला ऑप्शन है बाहर और आंतरिक वातावरण से, स्वभाव एवं चरित्र से, आपकी शारीरिक बनावट से, यानी कि शारीरिक बनावट से और चरित्र से, या फिर अनुवांशिकता एवं वातावरण से। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये चौथा ऑप्शन है। तो स्वभाव और पालन पोषण वर्ड किस चीज से सबसे ज्यादा रिलेट करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका डी, बिकॉज अनुवांशिकता और वातावरण से ये कनेक्टेड होता है। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो आगे बढ़ते हैं थर्ड एमसीक्यू की तरफ। तो प्याजे के अनुसार शैशवा अवस्था है। तो प्याजे के सिद्धांत हमेशा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे कोई भी मनोवैज्ञानिक हो। प्याजे, कोहेलबर्ग और वाइगोत्स्की, इनके थॉट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर खास फोकस कीजिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, औपचारिक संक्रियात्मक काल में, पूर्व संक्रियात्मक काल में, मूर्त संक्रियात्मक काल में, या संवेदी संक्रियात्मक काल। तो शैशवावस्था जो प्याजे के अनुसार होगी, अगर हम बात करें तो वो होगी चौथे नंबर की संवेदी संक्रियात्मक काल। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू, बिकॉज इसी समय 0 से 2 वर्ष की जो स्थिति होती है वो सबसे ज्यादा रिलेट करती है आपके संवेदी संक्रियात्मक काल से। तो यही राइट आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो सोशली जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं, हम कह सकते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम नहीं है इनमें से? ओके, नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, दूसरा है सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर ना मिलना, तीसरा है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश की प्रॉब्लम, या फिर विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो क्या समस्या नहीं है सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की? तो इसमें जो आंसर होगा आप देखेंगे ए होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव कहीं भी सोशली डिप्राइव्ड होने से या सामाजिक रूप से वंचित होने से कनेक्टेड नहीं है। बाकी तीनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हमने पढ़ी भी हैं। सो ये होगा इस प्रश्न का राइट आंसर फोर्थ एमसीक्यू का। अगला एमसीक्यू लेते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या होता है? आश्रित चर होता है, स्वतंत्र चर होता है, मध्य स्थित होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कि विद्यार्थी की बेसिकली रोल क्या होता है, तो वो एक आश्रित चर होता है। आश्रित चर इसलिए होता है क्योंकि उसको पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए कहीं ना कहीं शिक्षक पर और कई और फैक्टर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। तो एक सिंपल बात है कि कहीं ना कहीं वो खुद से उस चीज को उतना ज्यादा इफेक्टिवली नहीं कर सकता। तो आश्रित चर इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के प्रकार नहीं है? ओके, मूल्यांकन के प्रकार नहीं है, रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। मानक, दूसरा है योगात्मक, तीसरा है निर्माणात्मक, चौथा है सीसीई, कंप्रीहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा, अगर आप गौर से समझेंगे, तो ये है फॉर्मेटिव, समेटिव एंड सीसीई। नीचे तीनों जो दिए गए हैं वो तो मूल्यांकन है, लेकिन जो फर्स्ट है वो मानक, ये नॉर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ओके, ये अलग चीज होती है। ओके, आगे चलते हैं यहाँ पर 7th नंबर के एमसीक्यू पर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का भाग नहीं है? ओके, तो मूल्यांकन का भाग कौन सा नहीं है, वैल्यूएशन का कौन सा हिस्सा नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, या फिर अधिगम अनुभव। तो इनमें अगर आप गौर से देखेंगे तो बाकी तीनों चीजें, शैक्षिक उद्देश्य हो, मूल्यांकन हो, या अधिगम अनुभव हो, तीनों कनेक्टेड है। लेकिन जो शिक्षण अनुभव है, अगर गौर से आप समझेंगे तो मूल्यांकन में शिक्षक को क्या अनुभव हो रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर शिक्षण अनुभव। तो अधिगम अनुभव में ही वो इंक्लूड हो जाते हैं बेसिकली। तो जो बाकी तीनों हैं वो करेक्ट होंगे, मतलब सही हैं, और इसका जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी होगा। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एनसीएफ 2005 बल देता है। तो एनसीएफ 2005 किस चीज पर सबसे ज्यादा बल देता है?
समस्या हल करने पर, करके सीखने पर, रटने पर या उपरोक्त सभी। तो एक इजी क्वेश्चन है, अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो आपको क्लियर आंसर समझ में आएगा कि इसका बी आंसर होगा करके सीखने पर। यही ज्यादातर एनसीएफ बताता है कि ट्राई टू यूज योर प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये एनसीएफ का मेन यूज है, बेसिकली इस बात पर गौर करता है। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य के घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं? तो आरटी एक्ट ने 2009 ने शिक्षक को एक पर वीक काम करने के घंटे डिफाइंड किए हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं 40 घंटे, 48 घंटे, 45 घंटे या 42 घंटे। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा 45 घंटे, 45 आवर्स जो आप देखेंगे आरटी एक्ट ने डिफाइन किए हैं पर वीक फॉर अ टीचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एमसीक्यू आपके सामने है 10th नंबर का। तर्क और जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर। तो किस आयु पर यहाँ पर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, ये यहाँ पर हमको बताना है। तो 7 वर्ष की आयु पर होता है, 11 वर्ष की आयु पर होता है, 9 वर्ष की आयु पर होता है या 6 वर्ष की आयु पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 वर्ष की आयु पर होता है, बिकॉज ये जो ड्यूरेशन रहता है कहीं ना कहीं बेसिकली 7 से 11 वर्ष मिडिल रहता है, लेकिन जब 11 वर्ष में हम पहुंचते हैं, एंड होता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर तर्क और जो एक ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत ज्यादा आने लगती है, और फिर किशोर अवस्था उसके बाद शुरू होती है तो बढ़ने लगती है। ओके, तो 11 वर्ष इसका राइट आंसर है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र हम बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड पॉइंट पूछा गया है, कौन सा इसका क्षेत्र है, कौन सा जुड़ा हुआ है? तो पहला पूछा गया है स्नायु मंडल, दूसरा है मांसपेशियों की वृद्धि, तीसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से आप देखेंगे स्नायु मंडल हो, मांसपेशियों की वृद्धि हो, एंडोक्राइन ग्लैंड हो, तो ये थोड़ा सा शब्द प्रॉब्लम आपको कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता है तो आप कंफ्यूज होंगे, खासकर सी ऑप्शन में, और हैवी वर्ड हो जाते हैं। बाकी अगर देखेंगे तो ये तीनों ही चीजें शारीरिक विकास के क्षेत्र में इंक्लूडेड हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इसलिए जरूरी है ये, आप इन वर्ड से जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं डेफिनेटली, बाकी इजी क्वेश्चन है ये। ओके, तो फोर्थ इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर फॉर 11th नंबर एमसीक्यू, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ओके, निम्नलिखित में से सृजनात्मकता से अत्यधिक जुड़ा हुआ कौन है? तो देखिए, क्रिएटिविटी से सबसे ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड क्या है यहाँ पर, वो हमको बताना है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये अपने आप में इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, बिकॉज इनमें जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो ये बहुत ही, आपको ऐसी चीजें नहीं है जो कोई नियम है या कोई सिद्धांत है, ये बहुत ही नॉलेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि आपने सृजनात्मकता जब पढ़ी है, उसके टॉपिक को जब पढ़ा होगा तो कितना आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं। तो इफ यू नो द रियल मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो आप इसमें सक्षम होंगे। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है विनम्रता, दूसरा है मुखरता, तीसरा है मौलिकता और इनमें से कोई नहीं। तो मैं डिस्कस भी करते जा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी क्लियर कर रहा हूँ आपको क्वेश्चंस में, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका राइट आंसर वो होगा सी, मौलिकता। मौलिकता अपने आप में देखिए यूनिकनेस होती है, एक आइडियोलॉजी होती है यूनिकनेस। अगर हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं तो क्रिएटिविटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपने देखा होगा ना, यूनिक आइडिया। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो हर चीज को किसी अलग नजरिए से देखते हैं, उनका जो एंगल होता है किसी चीज को देखने का वो सामान्य लोगों से अलग होता है, वो समस्याओं के समाधान को का तीसरा पक्ष देखते हैं। क्रिएटिव लोगों की एक खास पहचान होती है, मतलब यूनिकनेस। तो मौलिकता सबसे ज्यादा ऐसी चीज है जो क्रिएटिविटी से, सृजनात्मकता से जुड़ती है, इसलिए ये कनेक्ट होगा। बाकी इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। सबसे क्लोज कनेक्शन मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पर क्लोज कनेक्शन आपको समझना है, बाकी कितने भी सही सब लगे लेकिन आपको लॉजिक लगा के ये समझना है कि कौन सा ज्यादा रिलेटेड होगा। तो मौलिकता इसका आंसर है। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो अभिप्रेरणा वर्णित होती है किस चीज से, ये बताना है हमको। ज्ञानात्मक जागृति के द्वारा, भावनात्मक जागृति के द्वारा, दोनों जो सही हैं ए और बी, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ज्ञानात्मक जागृति सिंपल सी है, हमारी जो इमोशनल जो नॉलेज संबंधी जो हमारी हमें जो ज्ञान होगा वो, और भावनात्मक इमोशनल एस्पेक्ट्स, और या ये दोनों ही। तो अगर आप गौर से समझेंगे तो अभिप्रेरणा कहीं ना कहीं ज्ञान और भावना दोनों से ही कनेक्टेड है बेसिकली, इनको अलग नहीं किया जा सकता। भावनाएं ज्ञान को प्रेरित करती हैं, उसकी वजह से हम प्रेरित होते हैं बेसिकली। तो ये दोनों ही अपनी जगह मतलब करेक्ट होंगे और कनेक्टेड हैं। तो इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। ओके,
व्यक्तिगत भेद मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्वेश्चन है ये, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो बुद्धि स्तर पर पाए जाते हैं या अभिवृत्ति में पाए जाते हैं, गति संबंधी योग्यता में या उपरोक्त सभी में। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है और इसमें आपको कंफ्यूजन वैसे नहीं होनी चाहिए। अगर पढ़ा होगा तो नहीं होगी, लेकिन अगर केवल डायरेक्ट एमसीक्यूज पर ध्यान दे रहे हैं तो शायद आपको कंफ्यूजन हो। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे क्वेश्चन है वो काफी अच्छा टॉपिक है, उससे रिलेटेड काफी प्रश्न जुड़ते हैं, समावेशी शिक्षा भी इसमें कनेक्ट हो जाती है कई बार। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, बुद्धि स्तर, अभिव्यक्ति, गति संबंधी योग्यता और उपरोक्त सभी, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा उपरोक्त सभी। बिकॉज देखिए, बुद्धि स्तर और अभिवृत्ति के बारे में तो कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है, दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो गति संबंधी योग्यता है उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मोटर स्किल्स की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी एक सभी व्यक्ति में कुछ अलग होती है और इसके आधार पर भी काफी कुछ डिसाइड होता है कि बच्चों में क्या डिफरेंसेस रहेंगे। तो ये भी एक तरह की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस 14th नंबर एमसीक्यू इंडिविजुअल डिफरेंस के। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, आज का लास्ट प्रश्न इस आज की सीरीज के पहले वीडियो का। तो आलोचनात्मक चिंतन और सोच के विकास में कितने चरण सम्मिलित हैं? तो क्रिटिकल थिंकिंग, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ थॉट्स एंड थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग के कितने चरण सम्मिलित होते हैं ये हमको बताना है, 2, 4, 6 और 5। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें आप तो मतलब एक अपना चांस नहीं ले सकते। इसमें आपको अगर पता होगा फिक्स, तभी आप कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 6 होते हैं। आलोचनात्मक चिंतन के, क्रिटिकल थिंकिंग के 6 स्टेप्स होते हैं। इन केस आपने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा, इसको आपको लेक्चर्स में भी मिल जाएगा। तो 6 स्टेप्स इसके होते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर इसका आंसर है और इस तरह के प्रश्नों पर खास ध्यान दीजिएगा। सो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन जो हमने आज 15 समझे।